होश आया तो अस्पताल के एक बिस्तर पर था। एक छोटा सा कमरा था जिसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। देर तक समझ में नहीं आया। होश व हवास जागे तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता गुजरा हुआ वक्त याद आया और एक एक चीज़ याद आ गई। मैं वहशतज़दा अंदाज में उठकर बैठ गया। इस मनहूस गलीज जानवर ने मेरे हाथों हकीम सादुल्ला जैसे नेक इंसान को कत्ल करवा दिया था। इसके बाद क्या हुआ था वो सही तौर पर अब याद नहीं आ रहा था। बिस्तर पर पाँव लटका कर बैठ गया। फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। किसी ने झांक कर अंदर देखा और फ़ौरन ही दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन चंद ही लम्हात के बाद फिर खुला और एक ज़बरदस्त जिसामत का मालिक पुलिस ऑफिसर कमरे में दाखिल हो गया। उसके पीछे चंद कांस्टेबल थे और उसके बाद एक डॉक्टर एक नर्स के साथ। पुलिस ऑफिसर ने पुररोब लहजे में कहा, देखिए डॉक्टर साहब, मुआयना कीजिए इसका, हम इसे ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, बस होश में आ जाने का इंतज़ार था। जिस्म पर कोई ऐसी चोट नहीं है जिसका बाकायदा इलाज किया जाए। फिर भी मैं देखे लेता हूँ। उसने आला लगाकर मेरे दिल की धड़कनों का मुआयना किया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोला और मेरा शाना थपथपाते हुए बोला, ठीक है इंचार्ज साहब, बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त आदमी है, कोई बात नहीं, इसे आप ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने अपने साथी कांस्टेबलों को इशारा किया और उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दीं। मैं सशद्र था। खौफ से मेरा दिल बंद हुआ जा रहा था। होंठ खुश्क हो रहे थे। होश और हवास इस वक्त बिल्कुल बहाल थे। सिवाय जिस्म के कुछ हिस्सों के दर्द के और कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। इंस्पेक्टर ने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाते हुए कहा, चल ओए, आगे बढ़। खामोशी के सिवा कोई चाराकार नहीं था। किसी से कुछ कहने के लिए अल्फाज भी नहीं थे मेरे पास। बेचारदगी के अंदाज में कमरे के दरवाजे से बाहर निकला तो ये देखकर दिल हलक में आ गया कि बाहर सभी मौजूद थे। मामूर रियाज, वालिद साहब और वालदा, छोटी बहन और भाई, सबके चेहरे इस तरह मुरझाए हुए थे जैसे उन पर खेजा आ गई हो। वालदा साहब मुझे देखकर पछाड़ें खाने लगीं। वालिद साहब ने दोनों हाथों से मुँह छिपा लिया। छोटी बहन दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ी और बोली, भाईजान भाईजान। लेकिन इंस्पेक्टर ने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा सामने करते हुए कहा, नहीं बीबी, खुद को संभाले रखो, करीब आने की इजाज़त नहीं है। ये मुजरिम है, ये कातिल है, इससे दूर रहो। बहन न जाने क्या क्या कहने लगी। मेरे कान एक बार फिर सनसनाने लगे थे। वालिद साहब बेचारे चेहरे से हाथ ही नहीं हटा पा रहे थे। मामू रियाज ने अलबत्ता हिम्मत करके मेरे करीब पहुंचने की कोशिश की। फ़िक्र ना करना मसूद मियाँ, हम तुम्हारी ज़मानत करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल फ़िक्र मत करना, हम जिंदा हैं, जो कुछ भी बन पड़ेगा हमसे, हम तुम्हारे लिए ज़रूर करेंगे। मामूर रियाज कहते रहे, लेकिन मैंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। माँ और बहन की कैफियत देखकर दिल फटा जा रहा था। जी चाह रहा था कि दौड़कर माँ से लिपट जाऊं। उनकी आवाज़ें कानों में गर्म शीशे की मानिंद उतर रही थीं। छोटा भाई आगे फाड़े मुझे देख रहा था। हर शख्स की ऐसी कैफियत थी कि तसव्वुर करता तो सीना फट जाता। फिर वो सब पीछे रह गए। माँ की आवाज़ें अब भी मेरे कानों में आ रही थीं, बचा लो मेरे बच्चे को, बचा लो, वो बेकसूर है, बेगुनाह है। मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया गया और बाकी सब लोग पीछे रह गए। अब मैं इंस्पेक्टर के रहमो करम पर था। कुछ देर के बाद हम थाने पहुंच गए और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। इंस्पेक्टर चला गया और मैं लॉकअप में ज़मीन पर बैठकर दीवार से टेक लगाए गुजरे हुए वाक़यात पर गौर करने लगा। अब इतना भी अहमक नहीं था कि इस भयानक सूरत हाल को नहीं समझ पाता। मैंने एक कत्ल किया था और बड़ी वहशत और दरिंदगी के आलम में किया था। हकीम सादुल्ला मेरे हाथों मारे गए थे। अगर मैं किसी से कहता कि उन्हें कत्ल करने वाला मैं नहीं था तो लोग हंसने के अलावा कुछ न करते। चुनांचे ऐसी बात करना ही हिमाकत थी। दरवाजे के सामने मौजूद पहरा देने वाला संतरी मुझे अजीब निगाहों से देख रहा था। मैंने गर्दन झुका ली और आंखें बंद कर ली। दिन गुजर गया। गालिबन मैं पिछली सारी रात बेहोश रहा था और इस वक्त दिन के तकरीबन 11:30 बजे थे। बहरहाल शाम हो गई। रात को मुझे सलाखों के पीछे से रोटी और सालन दिया गया और पानी का एक गिलास। एक कांस्टेबल ही ने ये चीज़ें रखी थीं और खामोशी से वापस मुड़ गया था। मैं दिन भर का भूखा प्यासा था, लेकिन इन चीज़ों की तरफ रुख करने को भी जी नहीं चाह रहा था। बस तरह तरह के ख्यालात जी में आ रहे थे। अब क्या होगा? ख़ास तौर से माँ की हालत से मैं बहुत दिलगरफ्ता था। मेरी माँ मेरे गम में मर ही जाएगी। आग के ये सब मेरा ही कसूर है? क्या मैं नागहानी मुसीबत में नहीं फंस गया हूँ? लेकिन अगर पस मंज़र में निगाह दौड़ाता तो सचमुच सारा कसूर अपना ही नज़र आता था। वही सारी चीज़ें जहन में आ जाती थीं। कायनात में बसने वाले मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, लेकिन
अगर मेरी तरह से हर शख्स इन आसान रास्तों को तलाश करने की कोशिश करे तो कारोबार हयात मअतल हो जाए। ये सब गैर फितरी था, नाजायज़ था, अल्लाह के बनाए हुए असूलों से इन्हिराफ था और इसी इन्हिराफ की मुझे सज़ा मिली थी। था तो मैं इसी सज़ा का मुस्तहिक, और अब बाद में पछताने से कुछ नहीं मिल सकता था। ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। पहरा देने वाले संतरी ने जब काफ़ी देर बाद खाना इसी तरह रखे हुए देखा तो चेहरे पर हमदर्दी सजाए मेरे पास पहुंच गया। खा ले बाबू, खा ले। बुरा करते हुए कुछ नहीं सोचते तुम लोग, जुनून में इतने आगे बढ़ जाते हो। अल्लाह की बनाई हुई ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हो और बाद में पछताते हो। खाना तो तुझे खाना ही पड़ेगा, आज ना सही कल खाएगा। ये पेट कब पीछा छोड़ता है। मैंने उदास निगाहों से संतरी को देखा। हालात से बेखबर इंसान इससे ज़्यादा और क्या कह सकता था। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, भाई इस वक्त भूख नहीं है, बाद में खा लूँगा। तेरी मर्ज़ी है, मगर तूने ऐसा क्यों किया। अल्लाह बेहतर जानता है, गुनाहों की सज़ा है। हाँ, अल्लाह से हमेशा तौबा करनी चाहिए, संतरी ने कहा। खाना उसी तरह रखा रहा। रात हो गई और मैं ज़मीन पर कंबल बिछाकर लेट गया। आंखें बंद करके घुटनों में सर देकर ख्यालात की दुनिया में खो गया। कोई फैसला नहीं किया जा सकता था। जाहिर है जो कुछ हुआ था उसमें मेरा अमल भी बराबर शामिल था। अगर सोच का अंदाज ये ना होता तो शायद सब कुछ भी ना होता। नींद अलबत्ता फराग दिल है, उसने अपनी आगोश मुझसे नहीं छीनी थी और रात के किसी हिस्से में मेरी आंखों में आ बसी थी और उसकी मेहरबानी के से सोचों के दुख से निकाल दिया। और इस वक्त जागा जब सूरज की किरणें चारों तरफ फैल चुकी थीं और एक रोशन दिल निकल आया था। लेकिन ये रोशन दिन बड़ा तकलीफ़देह महसूस हुआ। काश इतनी तवील नींद आ जाए कि सोचने का मौका ही ना मिल सके। दिन के 12:30 बजे होंगे जब मैंने मामू रियाज को देखा। काले कोट में मलबूस एक साहब के साथ लाकअप के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर मैं खड़ा हो गया। मामू रियाज बहुत खुशमिजाज इंसान थे, हर वक्त हंसने हंसाने के आदी। कभी उनके चेहरे पर संजीदगी देखी ही नहीं गई थी, सिवाय इन पिछले चंद दिनों के जब मैं इस अज़ाब का शिकार हुआ था। लेकिन इस वक्त तो उनकी सूरत देखी ना जा रही थी, जैसे अचानक बूढ़े हो गए हों। लड़खड़ाते कदमों से मेरे करीब आए। काले कोट वाले साहब ने कहा, कहो मियाँ, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, मारा पीटा तो नहीं किसी ने तुम्हें। नहीं, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। मेरा नाम ज़मीरुद्दीन है और मैं तुम्हारा वकील हूँ। देखो मियाँ, मुझसे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है। वकील ने कहा, मसूद मियाँ, हम तुम्हारी ज़मानत की कोशिशें कर रहे हैं। वकील साहब को सब कुछ साफ साफ बता दो। मैंने अजीब सी निगाहों से मामू को देखा और अपने जहन को टटोला। ज़बान पर कोई बोझ नहीं था, दिमाग आज़ाद था, यानी जो चाहूँ कह सकता हूँ। लेकिन अब इस कैफियत से कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि जो कुछ हो चुका था वो इतना ही था कि किसी खुशी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा था। मैंने बामुश्किल तमाम कहा, मेरा कुछ कहना बेमानी है मामू साहब, मैंने आलम होश में ये सब कुछ नहीं किया। तुम्हारी कैफियत क्या थी? मामू रियाज ने पूछा। बस होश व हवास नहीं थे, आपको इसका अंदाज़ा है, मैंने मुख्तसरन कहा। ये दौरे तुम पर कब से पड़ रहे हैं? वकील साहब ने कहा। ये दौरे नहीं हैं, तुम्हें ये दौरे पड़ते हैं। तुम्हें अपना जहन तारीक लगता है, हाथ पाँव बेकाबू हो जाते हैं, फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता और ये भी पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? वकील साहब बोले और मैं ना समझने वाले अंदाज में वकील साहब की तरफ देखने लगा। फिर वो बोले, यहाँ किसी ने तुम्हारा बयान लिया है? नहीं। गुड, ये बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें बयान में यही कुछ कहना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ? जी, मैंने कहा, और वकील साहब मुझे बताने लगे कि मुझे क्या बयान देना है। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दिया। फिर ये दोनों चले गए। चलते हुए मामू रियाज ने मुझे पुरसुकून रहने की तलकीन की। मैं उनकी कैफियत समझ रहा था। वो मेरी सामने खुद को संभाल रहे थे, लेकिन घर में क्या कोहराम मचा होगा मैं जानता था।